जैसे कि 12 राशियों के नाम। उसके बाद सेकंड स्टेप में 12 भावों का नाम, राशि नामक। उसके बाद भावों का नाम हम लोगों को पता चला और भावों का संज्ञा के बारे में भी पता चला, किस भाव से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं। उसके थर्ड स्टेप में हम लोग विचार क्या किए ना, राष्ट्राधिपति, राशियों की अधिपति जो स्वामी होते हैं, अधिपति को स्वामी भी बोला जाता है। तो 12 राशि के स्वामी जैसे मेष, वृश्चिक, मंगल, वृष, तुला, शुक्र, इस प्रकार राशियों की स्वामी के बारे में थर्ड स्टेप में हम लोग चिंतन किए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, भाव कारक, किस भावों का कारक ग्रह क्या है। जैसे सूर्य कौन से भावों का कारक है। सूर्य लग्न भाव, भाग्य भाव एवं कर्म भाव, तीनों का कारक जो होता है वो सूर्य होता है। इसी तरह बृहस्पति 5 भावों का कारक है, जो द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव। इस प्रकार मंगल तृतीय भाव का स्थिर कारक ग्रह है, षष्ठ भाव का है, 2 भावों का स्थिर कारक है मंगल। चंद्रमा एक ही भाव, वो चतुर्थ भाव का स्थिर कारक ग्रह है। बुध भी चतुर्थ भाव का स्थिर कारक के साथ साथ दशम भाव का भी स्थिर कारक है। शनि 4 भावों का स्थिर कारक, जैसे कि हम लोग जानते हैं 6, 8, 12, उसके साथ दशम स्थान है। शुक्र केवल सप्तम भाव का स्थिर कारक ग्रह है। इस प्रकार हम लोग कारकों का चिंतन किए और एक नियम बनाए, भाव से, भावाधिपति से, भाव के कारक से फलादेश हम लोगों को करना है। लेकिन और भी फलादेश का जो सोपान होता है, उसमें ग्रहों का परस्पर शत्रु और मित्र एवं समसंबंध को जानना चाहिए। ये एक ग्रहों में परस्पर में जो संबंध होता है उसको भी जानना चाहिए। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के कोई भी शत्रु नहीं है और बाकी सूर्य बुध दोनों मित्र हैं। बाकी सभी ग्रह समभाव रखते हैं चंद्रमा के साथ, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। और सूर्य का शुक्र शनि 2 शत्रु और बाकी सूर्य के मित्र जो है वो चंद्र, मंगल, गुरु और शमा बुध है। इस प्रकार हम लोगों को याद रखना है किस ग्रह का कौन मित्र, कौन शत्रु, कौन शमा। नेक्स्ट स्टेप में फलादेश के लिए हम लोगों को याद रखना है जो उच्च राशि एवं नीच राशि एवं उच्च राशि का अंश, नीच राशि का अंश प्रत्येक ग्रहों का। जैसे सूर्य मेष राशि में 10 अंश में परमोच्च होता है और तुला राशि के 10 अंश में परम नीच होता है। जो छठे स्टेप में, सिक्स स्टेप में उच्च नीच अंश एवं उसके साथ साथ ग्रहों का मूल त्रिकोण स्थान, उसको भी हम लोग चिंतन किए। मूल त्रिकोण सूर्य के सिंह राशि मूल त्रिकोण होता है और चंद्रमा का वृषभ राशि उच्च भी है, मूल त्रिकोण भी है। मंगल के मेष राशि स्वगृही भी है मंगल और उस राशि में मूल त्रिकोण भी होता है। तो उच्च नीच मूल त्रिकोण इसको याद रखना है। मेरा जो आप देखेंगे तो एक चैनल होता है, आप लोगों को पता होगा, मैं अपना ग्रुप में भेजा हूं, जो यूट्यूब चैनल है, ये पी भारतम, प्रज्ञा भारतम का व ज्योतिष शास्त्र का यूट्यूब चैनल है। उसमें हम लोग चलते हैं तो वो सब स्टेप बाय स्टेप उच्च नीच मूल त्रिकोण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसके कंटेंट में आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो मैं पूरा की पूरा प्ले लिस्ट बना के रखा हूं आप लोगों के लिए। जैसे कुंडली के ज्योतिष शास्त्र का शिक्षण, उसमें भी 32 वीडियो रखा गया है, उसको देख सकते हैं। उड़िया के वाले जो है वो 19 वीडियो ज्योतिष शास्त्र, विभिन्न ग्रह योग विचार, उस वीडियो को देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और ग्रह योगों की जो संपूर्ण श्रृंखला है उसमें 12 वीडियो है। ग्रह योग कैसे कैसे हम लोग विचार करते हैं, जब जब मुझे समय मिलता है तब मैं इस सब को वीडियो को डाल देता हूँ। कुंडली के फलादेश के सिद्धांत हुआ और कुंडली निर्माण का विषय। इस प्रकार आप अनुध्यान करेंगे तो इसमें कुंडली प्रेडिक्शन का कई सारे हैं। मैं जैसे आपको 13 पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कहा था। मेष लग्न एवं लग्न का फलादेश मेष लग्न के हिसाब से, वृषभ लग्न के हिसाब से, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन तक 12 लग्नों का फलादेश देखने के लिए कैसे हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं उसको देख के भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा वीडियो एक में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार लघु पाराशरी सिद्धांत एक करके 9 वीडियो रखा गया है। कुंडली फलादेश करने के लिए लघु पाराशरी का जो सिद्धांत है, फलादेश करने की जो सिद्धांत है उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। इसलिए इसमें 9 वीडियो है, आप इसको भी प्रैक्टिस में देख सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे सिद्धांत हम लोग कुंडली फलादेश जब करते हैं ना, उस सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। तो इसीलिए फलादेश की जो लघु पाराशरीय सिद्धांत है उसको हमेशा हम लोगों को प्रैक्टिस एक वीडियो देख के करें, अथवा आगे भी हम लोग करते हैं। जैसे केंद्र हम लोग जानते हैं, भावों का जो संज्ञा है उसमें केंद्र, मूल त्रिकोण एवं त्रिक, त्रिषणाय, इस प्रकार लघु पाराशरीय सिद्धांत में आप लोग देखेंगे तो केंद्राधिपति दोष, जो शुभ ग्रह, जैसे हम लोग चिंतन करते हैं कोई दिशुभाव लग्न है, दिशुभाव लग्न मतलब कन्या लग्न होगा, तो कन्या लग्न होगा तो केंद्र का अधिपति बुध बृहस्पति होंगे और वह बुध बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार फलादेश की जो सिद्धांत है उसको याद रखना पड़ेगा। फलादेश का सिद्धांत हम लोगों को याद रखना है। सप्तम सोपान में वो लघु पाराशरीय सिद्धांत हो अथवा जैमिनी सूत्रीय सिद्धांत हो, उसके साथ साथ कई सारे ग्रह योग होते हैं। जैसे मैं अभी कहूं, ये एक कुंडली में आप लोगों के सामने एक कुंडली में रखूं, इस जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग है, तुरंत फटाफट हम लोग बताने लगे तो जैसे सूर्य के द्वादश स्थान में मंगल शुक्र रहने से एक वाशी योग उत्पन्न होती है। बेशी वाशी उभयचरी, सूर्य के द्वितीय द्वादश में बेशी, द्वितीय में बेशी, द्वादश स्थान में वाशी और उभय स्थान में यदि चंद्र को छोड़कर चंद्रम अतिरिच्य, चंद्र को छोड़कर और कोई भी ग्रह रहता है तब बेशी वासी उभयचर योग बनता है। इस प्रकार यहाँ वासी योग उत्पन्न हो रहा है। एवं इस कुंडली में हम लोग सूर्य सप्तक ग्रह, सूर्यादि सप्तक ग्रह कितने स्थानों में बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य बुध एक स्थान में है, चंद्र शनि दूसरे स्थान में है, गुरु तीसरे स्थान में है और मंगल शुक्र 4, 1 2 3 4, टोटल 12 भावों में से सूर्यादि सप्तक ग्रह मात्र 4 स्थान में बैठे हैं। 1 2 3 4, 4 स्थान में सप्तक ग्रह रहने के कारण वहां केदार योग भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार योगों को याद रखना है। केदार योग कृषि संपत्ति में व कृषि क्षेत्र में रुचि उत्पन्न करता है, खेती बाड़ी में अच्छा फायदा देता है व्यक्ति को, अथवा भूमि क्रय व जमीन जायदाद बनाना, इसमें बड़ा फायदा होता है व्यक्ति को। इसीलिए केदार योग का लक्षण व केदार योग हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सप्त संख्या योग होता है, मतलब कहने के अर्थ यह है, हम लोग जब फलादेश के सिद्धांतों के ऊपर लक्ष्य करते हैं, फलादेश के सिद्धांतों के साथ हम लोगों को ग्रह योग याद रखना पड़ेगा। बल्लकी, तामनी, पाश, केदार, शूल,
गोल, युग, गोल, इस प्रकार सप्त संख्या योग, सनफा, अनफा, दुर्धरा, चंद्रपुरुष राजयोग, व गजकेशरी, अमला कीर्ति, व बेसीवासी उभयचरी, जितने सारे योग होते हैं, योगों के लक्षण हम लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को अभी लग रहा होगा ये बहुत सारे प्रक्रिया है एक कुंडली का प्रादेश करने की। 12 राशि, राशियों की स्वरूप, 12 राशि में भी राशि स्वरूप का विचार करते हैं। कौन चर राशि, कौन स्थिर राशि, दिशोभाव राशि कौन है, क्रूर अक्रूर राशि, विषम शम राशि, राशियों की स्वरूप का चिंतन हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ ग्रह स्वरूप भी, नवग्रहों में ग्रहों का भी स्वरूप चिंतन करते हैं, किस ग्रह से हम लोग क्या विचार करें। जैसे स्त्री कारक ग्रह, तुरंत हम लोग विचार करते हैं स्त्री कारक ग्रह चंद्र एवं शुक्र। पुरुष ग्रह आप चिंतन करेंगे तो पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति, गुरु, ये तीनों पुरुष का कारक ग्रह है। नपुंसक ग्रह कौन है ना, बुध एवं शनि। इस प्रकार ग्रहों के भी विभाजन किया गया है। वात पित्त कफ के विभाजन हो, व पंचमहाभूत जैसे चंद्र शुक्र जल तत्व है, सूर्य मंगल अग्नि तत्व है, बृहस्पति आकाश तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, शनि वायु तत्व कारक ग्रह। तात्विक दृष्टि से भी हम लोग ग्रहों को विभाजन, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, ग्रहों के परस्पर संबंध में शत्रु मित्र सम संबंध, भावों का कारक, राशि का अधिपति, 12 भावों का संज्ञा, फलादेश के सिद्धांत, उसके बाद ग्रहों का योग, ग्रह योग के साथ साथ राजयोग कितने हैं, ग्रह युति, अरिष्ट योग। इस प्रकार हम लोगों को इतने सारे विषय याद होने के बाद एक फलादेश हम लोग सिद्धांतों के बाद कर सकते हैं। और विशेष करके एक श्लोक या यहाँ आज मैं लिखा हूं, उसका चिंतन पहले कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को इतने सारे विषय पता होने के बाद हम लोग क्या कर सकेंगे, एक कुंडली को अच्छे से देख सकते हैं अथवा उसका फलादेश की सिद्धांत चिंतन कर सकते हैं। केवल एक ही बिंदु से तुरंत हम लोग फलादेश कर लें तभी नहीं होगा। एक श्लोक देखिए, यहां मैं लिखा हूं, मूढ़ोपि मूढ़ोपि नीचारिरिपुवो अष्टम षड्वयस्थो दुस्थः स्मृतो भवति सुस्थ इति तरस्यात्। एक ही नियम है, इसमें कई सारे विषय छुपा हुआ है। मूढ़, मूढ़ कहने से मूढ़ हम लोग मूर्ख को कहते हैं, लेकिन यहां मूढ़ जो है अस्तंगत के अर्थ में व्यवहार हुआ है। हम लोग क्या चिंतन किए हैं, सूर्येण शाकम ग्रहाः अस्तंगताः भवन्ति। यदि सूर्य के साथ ग्रह विद्यमान हो जन्म कुंडली में, निकटवर्ती हो जाए, तब ग्रह अस्तंगत हो जाते हैं। मूढ़ अपि, मतलब ग्रह यदि मूढ़ हो जाए, सूर्य तो अस्तंगत नहीं होता है, लेकिन चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सब अस्तंगत होते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के मध्य में रह जाए, मतलब सूर्य चंद्रमा की दूरी यदि 12 डिग्री के मध्य में हो जाए, 12 अंश के बीच में हो जाए, जैसे अमावस्या के अंतिम काल में, अथवा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के समय में, अथवा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के समय में चंद्रमा अस्तंगत होता है, क्योंकि अमांते सूर्य चंद्रयोः संगमः, अमावस्या के अंतिम समय में सूर्य चंद्रमा के संगम हो जाता है। उसके आगे वाला तिथि पीछे वाला तिथि, जैसे कि चतुर्दशी से लेके प्रतिपत्त के अंत तक चंद्रमा अस्तंगत रहता है। और चंद्र जब चतुर्दशी के अंतिम से लेके प्रतिपत्त के अंतिम तक अस्तंगत का समय में चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होता है, पापी चंद्रमा है। अस्तंगत चंद्रमा मन विकार को सृष्टि करता है।
मन को विचलित करता है, स्मृति शक्ति का हनन होता है, स्मरण शक्ति अल्प रहता है जातक में, और वो नीचस्थ हो जाए। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचस्थ होता है, जैसे उसका वृष राशि उच्चस्थ है, नीच राशि वृश्चिक है, वो अस्तंगत होके नीच राशि में बैठा हो, नीच राशि उसका वृश्चिक राशि, तभी वहां उसको दुस्थ कहेंगे। दुस्थ मतलब अशुभ स्थान में बैठा हुआ उसको कहेंगे। और क्या होगा ना, रिपुग, यदि कोई शत्रु क्षेत्र में बैठ गया है, जैसे हम लोग जानते हैं शनि के शत्रु सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इस प्रकार शनि के शत्रु, सूर्य के शत्रु शनि शुक्र, इस प्रकार आप बुध के शत्रु चंद्रमा, इस प्रकार आप परस्पर शत्रु का पहले से तो याद रखेंगे, कौन ग्रह किसका शत्रु है, वो ग्रंथ में लिखा रहता है, हम लोगों को याद करने से वो याद हो जाता है। राशियों की स्वामी, शत्रु मित्र शम, हम लोगों को निश्चित रूप में याद करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई ग्रह शत्रु के क्षेत्र में बैठा हो, नीचस्थ हो जाए, अस्तंगत हो जाए, और अष्टम षड व्यय जो त्रिक भाव है 6 8 12 में स्थित हो, तभी वो दुष्ट हो जाता है, अशुभत्व हो जाता है। तभी इस प्रकार के योग के जो फल है हम लोगों को विचार भी करना चाहिए। तो ग्रह योग, राजयोग, ग्रहयुति, अरिष्ट योग, उसके साथ साथ ये भी सिद्धांतों को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। याद रह गया। चलिए एक कुंडली आज हम लोग चिंतन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक कुंभ लग्न की कुंडली हम बना रहे हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि हम चिंतन करें इस कुंडली में कौन ग्रह नीचस्थ है व उच्चस्थ है, उसका चिंतन चालू करें तो हम लोगों को इतना पता चलता है, ये शुक्र भाग्य स्थान में तुला राशि में स्वगृह में बैठा है, अपने घर में बैठा है, परंतु मंगल उसका शत्रु है। शुक्र के साथ मंगल का मित्रता नहीं है। शुक्र जल तत्व कारक ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व, अग्नि के साथ जल का संबंध वैरी है, शत्रुता है। तो भाग्य स्थान में मंगल शुक्र की युति, यहाँ शुभत्व तात्विक दृष्टि से शुभत्व नहीं है, परंतु शुक्र स्वगृहस्थ अपने घर में बैठा है। और फिर से बृहस्पति का चिंतन करें। बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ बैठा है, अपने स्व उच्च राशि में, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्चस्थ होता है। और बृहस्पति का अंश देखेंगे तो यहाँ 24 अंश है। वह बृहस्पति कर्क राशि में 5 अंश में 5 अंश में परमोच्च होता है, लेकिन यहाँ जो है वो 24 डिग्री का है, मतलब संपूर्ण परम उच्च में नहीं है। समझ गए बात को। और शुक्र का चिंतन करें तो शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण भी होता है एवं तुला राशि में स्वगृही भी होता है, परंतु उसका जो मूल त्रिकोण है वह कितने अंश तक है, 12 अंश तक ना, 12 अंश तक। तो ये 6 डिग्री में रहने के कारण ये शुक्र मूल त्रिकोण स्थान में है। तो मूल त्रिकोण स्वगृही के अपेक्षा अधिक बलयुक्त रहता है, 75% बलवान होता है। तो यहाँ शुक्र मूल त्रिकोण में होने के कारण अत्यधिक शुभ फल भी प्रद हो सकता है, क्योंकि भाग्याधिपति भाग्य में बैठा है, भाग्य में सपोर्ट है, धर्माधिपति धर्म स्थान में स्थित है उस कारण से। और अंश कला विकला को देखें तो जैसे चंद्रमा शनि, इस कुंडली में जो कि लग्नाधिपति है शनि एवं व्ययाधिपति शनि, चंद्रमा जो मन कारक ग्रह जो षष्ठेश है, षष्ठाधिपति लग्नाधिपति के साथ मिलकर बैठा है। षष्ठ तो अशुभ स्थान होता है, एवं अशुभ स्थान के साथ साथ चंद्रमा का शनि के साथ मित्रता भी नहीं है, एवं शनि चंद्र को शत्रु मानता है।
एवं चंद्र मन कारक ग्रह होने के कारण शनि हमेशा विकार सृष्टि करता है मन में। तो ये पंचम भाव जो सबसे अधिक शुभ स्थान है, शुभ स्थान में शनि चंद्रमा की जो युति है, जो षष्ठेश लग्नेश की युति है, वह जो व्यभाव का अधिपति षष्ठ भाव का अधिपति परस्पर युति है, वह निश्चित रूप में एक अशुभ योग को उत्पन्न, जो युति ग्रह युति अशुभत्व है, संपूर्ण शुभत्व नहीं है। परंतु शनि बुध के घर में बैठने के कारण, शनि किसके घर में बैठा है? मिथुन राशि में, और मिथुन राशि का अधिपति बुध है। इस कारण से शनि मित्र के घर में स्थित है। ये हम लोगों को आइडिया मिलता है। उसके बाद सूर्य का चिंतन करते हैं। सूर्य बुध परस्पर युत है। सूर्य बैठा है 6 डिग्री में वृश्चिक राशि में, और बुध बैठा है 12 डिग्री वृश्चिक राशि में। तो बुध अस्तंगत हो गया है, परंतु मार्गी है। बुध सूर्य की युति में बुध क्या है? अस्तंगत है। परंतु यहाँ बुध अष्टम भाव एवं पंचम भाव का अधिपति, और सूर्य सप्तम भाव का अधिपति। सूर्य पापक ग्रह, जिसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, और बुध के साथ मिलके पंचमेश जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण एवं केंद्राधिपति एक साथ मिलकर बैठने से बुधादित्य योग बन जाता है। तो एक राजयोग है। हम लोग कहते हैं केंद्रम विष्णु स्थानम लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण। केंद्र को विष्णु स्थान कहते हैं, जैसे केंद्र भाव का स्वामी सूर्य, त्रिकोण भाव का स्वामी बुध, इन दोनों का जो दसम स्थान में युति है, ये लक्ष्मी नारायण योग को उत्पन्न कर रहा है। एवं उसके साथ साथ मंगल के घर में सूर्य बैठने के कारण यहाँ शुभ योग उत्पन्न कर रहा है। सूर्य भी, सूर्य अपने मित्र के घर में बैठा है, और वो सूर्य के पास अपना मित्र बैठने के कारण उसको अतिमित्र कहा जाता है। अतिमित्र के घर में बैठने से पराक्रम वृद्धि होता है, और सप्तम भावाधिपति कर्मस्थ हो तभी कर्म में निश्चित लाभ उत्पन्न करता है। और राहु केतु ये दोनों जिस घर में बैठ जाते हैं उसी के जैसा फलप्रद होते हैं। जैसे केतु दशमस्थ हो तो कर्म फल प्राप्ति में सहयोग करेगा, और सूर्य के साथ केतु का भी मित्रता, जैसे अग्नि तत्व में मित्रता है। राहु केतु तो सूर्य को ग्रस्त करते हैं, परंतु यहाँ हम लोग एक विचार करें तो कर्म के लिए बाधा नहीं है, कर्म बाधा नहीं है। भाग्याधिपति भाग्यस्थ है, कर्माधिपति भाग्याधिपति के साथ मिलकर बैठा है, एवं सूर्य भी जो सप्तमेश पंचमेश के साथ मिलकर बैठा है, दाम्पत्य जीवन में सुख। उसके साथ साथ जो बुधादित्य योग, भले ही बुध अस्तंगत हो, वहां शुभत्व का प्रभाव है। लेकिन ये जन्म कुंडली ही 100% फलादेश का स्थिति हम लोगों को दे रहा है क्या? ना, हम लोग फिर से नवांश कुंडली में चिंतन करते हैं, क्योंकि वर्ग कुंडली का चिंतन करना सबसे नितांत आवश्यक हो जाता है फलादेश के लिए। वर्ग कुंडली में भी यदि हम लोग दाम्पत्य जीवन को विचार करें, दाम्पत्य सुख, विवाह के बाद वाला जो सुख होता है, वो नवांश कुंडली से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ सप्तमेश सूर्य, पंचमेश बुध किस नवांश में स्थित है उसको देखना चाहिए। जैसे सूर्य बुध के नवांश में स्थित होता है। बुध हमेशा गुप्त प्रेम को सृष्टि करता है। जो प्यार होता है, जो लव होता है, वो गुप्त रहता है, मतलब हृदय में रहता है, लेकिन प्रकाश नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो प्रेम विवाह आजकल हो रहा है, जैसे पंचमेश सप्तमेश बुध के साथ संबंध रहने से छुपाए छुपाए प्रेम होता है, बोल नहीं सकते हैं, प्रकाश नहीं करते हैं वो लोग। बाकी आगे जाके बुध के कारण दिवस भी होता है, विच्छेद भी होता है पति पत्नी में,
बुध के दशा अंतर्दशा में, परंतु ये गुप्त प्रेम है। और यहाँ सूर्य बुध के नवमांश में स्थित है, यहाँ बुध के साथ युति, यहाँ बुध के नवमांश में स्थित है। तो ये भी बुध से प्रभावित है यह जातक, मतलब सप्तम भाव का स्वामी। यदि ये लड़की का कुंडली है, तभी ये लड़के के लिए गुप्त प्रेम का कारण होगा। इसके साथ साथ बुध संबंधित, बुध वाणी का कारक ग्रह है, मतलब जो अच्छा वाणी बोलने वाला हो अथवा जो विद्वान हो, जो पंडित हो, क्योंकि बुध को पंडित ग्रह भी कहा जाता है। पंडित के साथ विवाह होगा, उसका वाणी भी ठीक ठाक होगा, वाणी से ही वो धन उपार्जन करने वाला वकील हो व अध्यापक हो, इस प्रकार के कार्य में युक्त होने वाला व्यक्ति से यह शादी करेगा। इसका दाम्पत्य सुख के विषय में हम लोग चिंतन करें तो हमेशा लड़की के कुंडली में बृहस्पति सबसे अधिक भूमिका को निभाता है। जैसे यहाँ बृहस्पति जन्म कुंडली में उच्चस्थ है, उच्च में बैठा है कर्क राशि में। नवमांश कुंडली में गुरु चंद्र का युति ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय करता है, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा युति गुरु चांद्री योग बनाता है। शुक्र शनि के साथ, केतु के साथ अष्टम भाव में स्थित होने से संपूर्ण शुभत्व नहीं है और मध्यम फलदायी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कलह भी उत्पन्न होगा। मंगल दोष का विचार भी हम लोग करते हैं दाम्पत्य सुख के लिए। इस कारण से हम लोग किसी भी कर्म विचार हो, वह पत्नी विचार हो, वह किसी भी रोग विचार से लेके हमेशा जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली, दोनों कुंडली को एक साथ हम लोग देखते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से चिंतन करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे जन्म कुंडली एवं नवमांश कुंडली का संबंध पता चलेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं नवमांश कुंडली 9 भाग में बनता है। जो प्रमुख जन्म कुंडली के संबंध हम लोग जानते हैं, संबंध किसके साथ है? नवमांश कुंडली के साथ, नवांश कुंडली के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। क्या है कि एक राशि में 9 चरण है, एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है और नवमांश भी 9 चरण से बटा हुआ है। इसीलिए जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का एक आंतरिक संबंध हमेशा रहता है। तो इस कारण से जब भी हम लोग फलादेश करते हैं, कुंडली का फलादेश, लग्न, लग्न के अंश कला विकला, लग्न कौन से नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्र का स्वामी कौन है, पदस्वामी कौन है, उसको देखते हैं। सूर्य, सूर्य के अंश कला विकला, राशि, नक्षत्र, नक्षत्राधिपति, पदस्वामी, चंद्रमा, सभी ग्रहों का नक्षत्र, नक्षत्राधिपति, सभी ग्रहों का एक एक के बाद एक ग्रह का राशि, नक्षत्र, स्वामी, इसका विचार करते हैं। कौन मित्र में बैठा है, कौन शत्रु में बैठा है, उसका चिंतन करते हैं। जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, उसके साथ साथ बल बल विचार, जो षडबलैक्य चक्र होता है। हम लोग 6 प्रकार के बल विचार के बाद ग्रह कितने बलवान हैं। जैसे इस कुंडली में सबसे अधिक बलवान ग्रह बृहस्पति, उससे कम रवि, उससे कम चंद्रमा, उससे कम शुक्र, बुध, शनि, मंगल। इस क्रम से यहाँ ग्रह बल का विचार किया गया है। तो ये ग्रह बल को भी हम लोगों को प्रादेश में देखना पड़ता है। और विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, किसका महादशा चल रहा है, किसका अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर दशा। फलादेश के लिए एक अष्टक वर्ग चक्र होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे त्रिकोण शोधन के पहले अष्टक वर्ग चक्र में, सर्वाष्टक वर्ग चक्र में कौन से भाव में कितने कितने अंक प्राप्त हुआ है, शुभ बिंदु कितना है। जैसे यहाँ 37, जो ग्रीन कलर में 30 से अधिक लिखा गया है ना, वो सब ग्रीन कलर में है, मतलब इसी से भाव में शुभत्व आधिक्य है। जैसे पराक्रम भाव में शुभ बिंदु अधिक है, एवं
षष्ठ स्थान जो शत्रु विजयी में आधिक्य है, एवं पत्नी स्थान में शुभ बिंदु आधिक्य है, कर्म भाव में शुभ बिंदु आधिक्य है। जहां अधिक से अधिक शुभ बिंदु होता है उस भाव को पॉजिटिव हम लोग फलादेश में कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति पराक्रम युक्त होगा, शत्रु विजयी होगा एवं सुपत्नी युक्त होगा, पत्नी का लड़की का कुंडली हो तो अच्छा उसको लड़का मिलेगा। कर्म प्राप्ति, शीघ्र ही कर्म प्राप्ति करेगा ये व्यक्ति। इस प्रकार फलादेश में अष्टक वर्ग चक्र, ग्रह बल विचार, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली एवं ग्रहों का राशि, अंश, कला विकला एवं नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी, पद स्वामी, उसके साथ साथ गोचर कुंडली सबसे महत्वपूर्ण भी होता है कुंडली फलादेश के लिए। जैसे इस जातक का गोचर तुला मिथुन राशि का है, ये मिथुन राशि चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान होता है वह हमारा जन्म राशि होता है। चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में स्थित है, आत्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में स्थित होने के कारण हमारा जन्म राशि मिथुन राशि है। और मिथुन राशि के अनुसार गोचर कुंडली बनते हैं, इसीलिए यहाँ देखो गोचर लग्न में मिथुन 3 करके 3 करके लिखा है, आप देख रहे हैं गोचर में 3 लिखा है। तो यह हो गया गोचर कुंडली आज का, आज के डेट की गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध सूर्य लग्नस्थ है, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य भी है, आज चंद्रमा भी मिथुन राशि में, क्योंकि चंद्रमा वर्तमान आज क्षीण चंद्रमा होने वाला है, चतुर्दशी का चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है, उसके साथ साथ बुध भी युति है और बृहस्पति कर्क राशिस्थ उच्चस्थ है। इसमें लग्न में तीनों की तीनों ग्रह है गोचर में, और गोचर में शुभत्व अशुभत्व का चिंतन करें तो दशम स्थान में शनि, परंतु गोचर में सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है आज का डेट का सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में, क्षय चंद्रमा व क्षीण चंद्रमा जिसको पाप चंद्रमा होने के कारण इसका मनोबल कमजोर आज होगा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में एक एक राशि गति करता है। इसीलिए हम लोगों को गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग चक्र एवं ग्रह बल विचार, जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, ग्रहों का अंश कला विकला एवं विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस सभी बिंदुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर जो ओम पाराशर में आपके सामने दिखा रहा हूं, इसमें इस ग्रह संबंध में हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी आपको कौन ग्रह किसका मित्र है शत्रु है यह भी नैसर्गिक संबंध, इसके बाद तात्कालिक संबंध और पंचधा मैत्री संबंध, ये सब एक साथ दिखाता है। इसको आप एक एक कुंडली का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा फलादेश कैसे किया जाता है। हम लोगों को कुछ आए अनाए, हम लोग नित्य डेली लाइफ में संपूर्ण दृश्य के जो जन्म कुंडली नवांश कुंडली इसको देखें, एवं ग्रह दशा अंतरदशा के हिसाब से ये जो चार्ट्स बना हुआ है इसको नजर एक बार डालें, एवं योगिनी दशा को भी एक बार नजर डाल दें। इसके साथ साथ अष्टक वर्ग चक्र को भी देख सकते हैं, ग्रह संबंध को देख सकते हैं। लास्ट में वैदिक योग का विश्लेषण भी इसमें दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है ये जो हम लोग जन्म कुंडली सुखे से बलाढ्य निष्कपटी, ये सुखाधिपति यदि बलयुक्त हो, जैसे यहाँ सुख भाव वृषभ राशि, वृषभ राशि का अधिपति शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण स्थान में भाग्य स्थान में स्थित है, इसीलिए बलवान भी है, बलाढ्य है, वह व्यक्ति निष्कपटी होगा। तो ये लग्न चक्र के अनुसार सुखेश यदि बलवान हो तो निष्कपटी योग होता है, ईमानदार और निष्कपटी होता है। इस प्रकार एक एक करके पढ़े हम लोग एक एक लक्षणों को, इससे भी अभ्यास होगा। चलिए